यहाँ खेत में फसल लहलहाए, सम्मान से किसान भी मुस्काए। यहाँ बिजली से हर घर जगमगाए, विकास की प्रवाह में मन हर्षाए। शिक्षा है, रोजगार है, विकास की बयार है, सड़क है, अस्पताल है, चाहे खुशियों की बहार है। बिना संगीत के ही थिरके है पाँव, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा। सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा। सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा। जोहार। गांव गिरांव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन अग्रवाल। किसान भाई बहनों, बरसात का मौसम आ चुका है और बरसात के मौसम में आप विभिन्न प्रकार की सब्जी फसलों की खेती करते हैं। तो आइए खरीफ के मौसम में हमारे किसान भाई कौन कौन सी सब्जी फसलों की खेती करें, इसके बारे में आपको जानकारी करवाने जा रहे हैं। जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर मीनू कुमारी, जो ICAR RCER भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र पलांडू नामकुम रांची में सब्जी विज्ञान विभाग में वरीय वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर मीनू कुमारी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है जी। सभी दर्शकों को मेरा जोहार। डॉक्टर मीनू कुमारी जी, बरसात का मौसम है और ये किसानों के लिए सबसे खुशहाली का मौसम होता है, क्योंकि इसमें सब्जी की फसलों के साथ साथ हमारे झारखंड के किसान भाई धान की खेती प्रमुखता से करते हैं। और ये साल में एक बार जितने भी हमारे झारखंड के किसान हैं सभी धान की खेती अवश्य करते हैं। तो आज हम अपने झारखंड के किसान भाई बहनों को सब्जी फसलों की खेती के बारे में आपसे जानकारी करवाएंगे। तो डॉक्टर मीनू कुमारी जी, सबसे पहले आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताएं कि खरीफ की फसलों में कौन कौन सी सब्जियां आती हैं। जी, जैसा कि आपने कहा कि खरीफ है और किसानों की खुशहाली का समय है, तो ये जो खरीफ है ये सब्जियों के लिए भी बहुत ही खुशहाली का समय है। कई सारी सब्जियों का जो रोपण है और या हम कह सकते हैं उसको लगाने की प्रक्रिया वो खरीफ में की जा सकती है। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं टमाटर, बैंगन, मिर्च, ये सभी सब्जियों की पौधशाला बनाकर और इसके पौधों का रोपण किया जा सकता है खरीफ में। इसके बाद अगर हम दलहनी सब्जियों की बात करते हैं तो सभी सब्जियाँ तो नहीं, लेकिन सब्जी सोयाबीन एक बहुत ही प्रमुख सब्जी है जो कि खरीफ में और झारखंड में होने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसके अलावा बोदी है जिसको काउपी भी कहते हैं, बीन्स है जो झाड़ वाली बीन्स होती हैं और जो लता वाली किस्में होती हैं, तो बीन्स का भी रोपण किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ आपका पत्ता गोभी है, फूल गोभी है और कद्दू वर्गीय सब्जियां अगर हम नाम लें, बैगन भी है जी, बैंगन, टमाटर, मिर्च तो है ही, और कद्दू वर्गीय सब्जियां भी हैं, जैसे आपका कद्दू है, कोहड़ा है, लौकी है और आपका नीनुआ है, झिंगी है, इन सभी की भी खेती, करेला है, इन सब की भी खेती खरीफ में की जा सकती है। डॉक्टर मीनू कुमारी जी, ऐसे हमारे झारखंड के जो किसान भाई हैं तरह तरह से खेती करते हैं जी। तो सब्जी की एक तो वो पौधशाला भी तैयार करते हैं, रोपाई और बुआई भी करते हैं जी। तो आप हमारे झारखंड के किसान भाई बहनों को ये बताएं कि सब्जी की जो वो खेती करें उसके लिए वे पौधशाला कैसे तैयार करें। जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और पौधशाला की सही जानकारी होना कि कैसे तैयार किया जाए उसको वैज्ञानिक विधि से या पारंपरिक विधि से, दोनों ही तरीके से हमारे किसान भाई बहन इसको तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पारंपरिक तरीके से। पारंपरिक तरीके से क्या करते हैं कि रेज्ड बेड कहा जाता है या उठी हुई क्यारियाँ कही जाती हैं उसको, तो रेज्ड बेड में पौधशाला की तैयारी की जाती है और इसमें आपको जो ऊंचाई रखनी है, जो पौधशाला की ऊंचाई होती है वो 0.75 सेंटीमीटर को कहा जाए, अगर उतना रखना चाहिए। लंबाई और चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना कि मैनेज कर सके, जितना प्रबंधन आप कर सकें। बहुत ज़रूरी है कि जो हम पौधशाला के लिए बीज को हम प्रयोग करते हैं उसका ट्रीटमेंट किया जाए, उसका उपचार किया जाए, बीज उपचार किया जाए। बीज उपचार करने के लिए ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया जा सकता है। बीज उपचार करने के लिए किसी भी फफूंदनाशक जैसे कि बैविस्टीन है उसका प्रयोग किया जा सकता है, या राइजोबियम कल्चर, अगर हम दलहनी सब्जियों की बात करते हैं तो राइजोबियम कल्चर से भी उसका उपचार किया जाता है। तो ये जो बीज उपचार है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है कि बीज उपचार किया जाए। और दूसरी बात कि हम लोग ये ज़रूर कहना चाहेंगे
कि जो भी आप बीज लेते हैं वो सर्टिफाइड, मतलब कहने का मतलब अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग करें। और ये तो हो गई पारंपरिक तरीके की बात कि रेस्ड बेड में करें जहाँ पर कि पानी का निकास हो, पानी जमाव ना होता हो। और इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं आधुनिक तरीके से, तो आधुनिक तरीके में प्रोट्रे मेथड। प्रोट्रे मेथड कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पर ये जो प्रोट्रेज मिलती है मार्केट में उपलब्ध होती हैं, इसमें आप जो टमाटर, बैंगन, मिर्च और या फिर आपकी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं उनकी पौधशाला बनाने के लिए। इसमें क्या करना है, आपको जो केंचुआ खाद होता है और जो कोकोपीट नारियल का बुरादा वाला मिलता है, तो इन दोनों को बराबर मात्रा में लेकर आपको इसका मिश्रण तैयार करना है। इससे प्रोट्रे को भरना है और फिर उसमें एक एक खाने में एक एक बीज डालना है। उसके बाद उसके ऊपर से केंचुआ खाद से आपको उसको ढक देना है। इसमें जो पानी डालना होता है वो आपको झारा से डालना होता है। कहने का मतलब डायरेक्ट पानी नहीं डालना है, झरने के माध्यम से पानी डालना है। और झरना से डालना है जी, झरना से डालना है। और सबसे ज़्यादा फायदेमंद इसमें ये होता है कि आप इसको कहीं भी आप अपने घर के किसी कमरे में, किसी कोने में, कहीं भी आप इस तरह के प्रोट्रे को रख करके आप इसकी पौधशाला तैयार कर सकते हैं। कहने का मतलब है आप इसको कंट्रोल्ड कंडीशन, जैसे आप बाहर खेतों में अगर आप रेस्ड बेड लगा रहे हैं, वहाँ पर बारिश ज़्यादा आ रही है तो पौधशाला खराब हो सकती है, लेकिन प्रोट्रे आपके पास है, आप इसको किसी भी जगह पर छायादार जगह पर रखें और इस तरह से आप इसका प्रोट्रे का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से हमारे किसान भाई पौधशाला तैयार कर सकते हैं जी, क्योंकि सबसे जरूरी यही है। यदि पौधशाला बढ़िया रहेगा, पौधा स्वस्थ रहेगा, तो उनसे उनका बढ़वार भी बढ़िया होगा और उससे उनको उपज भी ज़्यादा मिलेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल, जड़ों का विकास अच्छा होता है जी। डॉक्टर मैडम, अब आप हमारे झारखंड के किसान भाई बहनों को ये बताएं कि किसी भी फसल की खेती के लिए खेत की जुताई बहुत ही प्रथम कार्य होता है जी। तो आप ये बताइए कि जो आपने बताया कि कौन कौन सी सब्जी फसलों की खेती करना है या किसान भाई करेंगे, उसके लिए खेत की जुताई कैसे करनी पड़ेगी, कैसे करें? जी, खेत की जुताई देखिए, हम लोग हमेशा ही कहते हैं सभी को कि आप गर्मी के मौसम में गहरी जुताई करनी चाहिए। इसलिए गहरी जुताई करनी चाहिए क्योंकि कई सारे जो घास पतवार उग जाते हैं, खरपतवार उग जाते हैं, उनके बीज मर जाते हैं। और सॉइल सोलराइजेशन को कहा जाए, सौरीकरण, सूर्य ऊर्जा का प्रयोग करते हुए आपकी मिट्टी भी उपचारित हो जाती है। तो गहरी जुताई गर्मी के समय में कर देना चाहिए। खेत की तैयारी करने के समय झारखंड में खासकर हम लोग ज़रूर कहते हैं कि आप चूना का प्रयोग कीजिए, बूझा चूना, एग्रीकल्चर लाइम जिसको कहा जाता है, उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। अगर आप डिसमिल की बात करते हैं तो 1.5 से 2 किलो प्रति डिसमिल का प्रयोग, आप चूना का प्रयोग जरूर करें खेतों की तैयारी के समय। इसके अलावा जो आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो आप डालते हैं नॉर्मली, आप वो डालिए। लेकिन हम लोग ये भी कहते हैं कि जब आप गोबर की खाद डालते हैं, गोबर की खाद भारी मात्रा में डाली जाती है ना, 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से, तो गोबर की खाद के साथ साथ अगर केंचुआ खाद भी डाला जाए, कहने का मतलब है कि अगर आपको 20 क्विंटल डाल रहे हैं आप 1 हेक्टेयर में, तो आप 10 क्विंटल या 5 क्विंटल अगर उसमें केंचुआ खाद के साथ करें प्रयोग, तो आपका जो मिट्टी में जो उर्वरा की मात्रा है वो ज़्यादा अच्छे बैलेंस तरीके से बनी रहेगी। तो इस तरह से आप खाद का प्रयोग और बूझा चूना का प्रयोग, इनका प्रयोग करते हुए अपने खेतों को तैयार करें पौधे लगाने के लिए। डॉक्टर मैडम, आपका कहने का उद्देश्य ये हुआ कि बरसात आने के पहले गर्मी के मौसम में खेत की गहरी जुताई कर लेनी चाहिए, जिससे कि मिट्टी के अंदर जितने भी जीवाणु कीटाणु हैं ऊपर नीचे हो जाने से वो मर जाएंगे। और जब आप सब्जी की फसलों की खेती करेंगे तो आप जो बीज लगाएंगे, उसमें जो खाद डालेंगे, उसका जो पूरा फायदा है उस पौधे को मिलेगा। डॉक्टर मैडम, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताएं कि किसी भी फसल की अलग अलग किस्में होती हैं, तो अभी जितने फसलों का आपने नाम बताया, सब्जी फसलों का, उसमें कौन कौन सी किस्मों को हमारे किसान भाइयों को उसकी खेती करनी चाहिए? जी, कुछ किस्मों का नाम मैं बताना चाहूँगी जो हमारे संस्थान के द्वारा विकसित की गई हैं और हमारे संस्थान में उसके बीज उपलब्ध भी हैं, तो अगर वो चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ आपका टमाटर से ही। तो टमाटर में हमारे यहाँ अगर हाइब्रिड की बात करें तो स्वर्ण संपदा है, और अगर हम लोग ओपी वैरायटी की बात करते हैं तो स्वर्ण प्रकाश है। इसके अलावा स्वर्ण आरोही है जो कि मिर्च की वैरायटी है, स्वर्ण अतुल्य है जो आपका स्वीट पेपर या बेल पेपर कहते हैं जिसको, शिमला मिर्च उसकी किस्म है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दलहनी सब्जियों की, तो सब्जी सोयाबीन की
मैं बात कर रही थी, सब्जी सोयाबीन हमारे यहाँ पर स्वर्ण सुगंधा है और स्वर्ण वसुंधरा है। स्वर्ण वसुंधरा बहुत ही अच्छी किस्म है, झारखंड के लिए अत्यंत उपयुक्त है और इसकी जो बीज हैं जो आप हरी अवस्था में खाते हैं मटर की तरह, हरे, हाँ जी, हरी अवस्था में खाना है इसको। और अगर आप इसका बीज भी लेकर जाते हैं, कहने का मतलब अगर आप इसको हरी अवस्था में नहीं तोड़कर अगर इसके बीज से बीज को बनाते हैं तो आप इसका प्रोसेसिंग करके सोया मिल्क भी बना सकते हैं, जो सोया मिल्क बहुत ही अत्यंत पौष्टिक है, हम सभी जानते हैं। सोया पनीर बन सकता है उससे। तो स्वर्ण वसुंधरा जो वैरायटी है, जो किस्म है हमारी, इन सभी उत्पादों के लिए अत्यंत उपयुक्त है। इसके साथ हमारे यहाँ स्वर्ण सुगंधा किस्म है। स्वर्ण सुगंधा इसका नाम जो है इसलिए क्योंकि इसमें बासमती धान की जो खुशबू होती है, जो कहते हैं बासमती बनता है, तो बासमती खुशबू है इसमें, इसलिए इसका नाम स्वर्ण सुगंधा है। तो ये हमारी सब्जी सोयाबीन की 2 किस्में हैं। इसके साथ में बोलूँगी स्वर्ण संग्राम है हमारे यहाँ पर। ये जो जंग प्रतिरोधी, जिसमें जैसे आप जो भी किस्म लेते हैं कुछ तो उसमें खासियत होनी चाहिए, तो इस किस्म में ये खासियत है कि यह जंग जो रस्ट कहा जाता है जिसको, उस बीमारी से प्रतिरोध क्षमता है और इसका उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी है। ये जो है बुश टाइप यानी कि झाड़ वाली है, इसको आपको लता की ज़रूरत नहीं पड़ती है चढ़ाने के लिए। तो स्वर्ण संग्राम बीन्स की वैरायटी है। इसके साथ स्वर्ण मुकुट वैरायटी है हमारी, जो कि बोदी की वैरायटी है। स्वर्ण मुकुट भी झारखंड के लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत अच्छा परफॉर्म करती है झारखंड में। तो स्वर्ण मुकुट का भी प्रयोग किया जा सकता है अगर बोदी का आप लगाने का सोचते हैं तो। इसके अलावा स्वर्ण लता है हमारे यहाँ पर, जो कि फिर से बीन्स की किस्म है, लेकिन लता जैसे इसके नाम से है, इसको चढ़ाने की ज़रूरत है, इसको लता वाली किस्म है ये। और इसके साथ अगर हम लोग कुकुरबिट्स की बात करें यानी कद्दू वर्गीय सब्जियों की, तो स्वर्ण यामिनी है हमारे यहाँ पर, जो कि करेले की वैरायटी है। तो करेले की वैरायटी का ही प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह कई सारी किस्में हैं जो और भी, सतपुतिया भी हमारे यहाँ पर मिलता है, तो इन किस्मों का प्रयोग आप ले सकते हैं हमारे यहाँ पर। जी डॉक्टर मीनू कुमारी जी, आपने खरीफ में लगाए जाने वाली सब्जियों का नाम बताया, उसका पौधशाला कैसे तैयार किया जाए, किस्मों के बारे में बताया, खेत की जुताई के बारे में बताया। अब सब्जी फसलों की खेती के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करें, इसके बारे में बताइए। जी, पोषक तत्वों का प्रबंधन बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग हमेशा ही ये कहते हैं कि एक बार अपने खेतों की जो कहते हैं जुताई कर दी और उसके बाद उसमें जो आपका यूरिया है, पोटास है, फास्फोरस है, ये डाल दिया। हालांकि यूरिया हम लोग सभी जानते हैं कि उसको 3 भाग में डालना है, कहने का मतलब 1/3 जो 1/3 है वो आपको खेतों की तैयारी के समय डालना है और जो 2/3 है वो 1 महीने के बाद और फिर दूसरा फिर से अगले 1 महीने के बाद डालना है। तो आपको यूरिया 3 भाग में डालना होता है। फास्फोरस पोटासा पूरा डाल सकते हैं एक बार में, मतलब वो डालना चाहिए। इसके साथ साथ हम हमेशा इस सूक्ष्म पोषक तत्वों को भूल जाते हैं, तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे लिए, हमारे पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें हम तो सबसे पहले बात करते हैं बोरोन की। बोरोन बोरिक एसिड या बोरैक्स के रूप में उपलब्ध होता है मार्केट में, आपको बोरैक्स डालना चाहिए। अगर टमाटर में इसकी कमी हो जाती है तो आप देखेंगे टमाटर का ना रूप बिगड़ जाता है। अच्छा। तो इस तरह बेडौल हो जाता है। बेडौल हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना, अगर इस तरह कुछ हो रहा है, कोई बीमारी भी नहीं है, कोई कीट भी नहीं है, बट वो बेडौल हो रहा है, तो कहने का मतलब वहाँ पर कैल्शियम, बोरोन इनका कमी हो रहा है, तो आपको उसका ध्यान रखना है। आप अगर इसकी बात करें, जो पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, वहाँ पर सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। सल्फर वाले जो भी आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उसका प्रयोग बहुत ही अच्छा होता है। मॉलिबेडिनम का प्रयोग करना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर हम लोग लेग्यूम्स में बात करते हैं तो लेग्यूम्स में उसकी जड़ें चूँकि वायुमंडल से आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, तो वहाँ पर अगर राइजोबियम कल्चर आप करते हैं तो वहाँ पर बोरोन और कैल्शियम का प्रयोग काफ़ी अच्छा रहेगा। मैडम, देखा जाता है कि टमाटर हो चाहे बैगन हो, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, काना हो गया, इससे वो फसल बेकार हो जाती है और बाजार में उसकी बिक्री नहीं हो पाती है। मैडम, आज हम लोग चूँकि सब्जी फसलों पर बात कर रहे हैं तो गाँव गिरांव रांची दूरदर्शन का यह कर्तव्य बनता है कि अपने झारखंड के किसान भाइयों के साथ वो सहानुभूति करें, सहानुभूति रखें, क्योंकि पिछले मानसून आने के बाद 10 दिन तक जो लगातार बारिश हुई, इससे उनकी सब्जी फसलों को लाखों रुपया का नुकसान पहुंचा है। बहुत सारे किसान अपनी तस्वीरों को मेरे पास साझा किए और देखा कि गोभी सड़ गई और भी बीम और टमाटर, बैगन, सभी सब्जियां सड़ गईं। और ऐसे समय में एक किसान ने अपने कुआं का तस्वीर भेजा, जो कि कम से कम उसको 10 लाख का नुकसान सिर्फ उस कुआं के धंसने से हो गया, क्योंकि पानी का स्तर ज़्यादा बढ़ गया था और वो कुआं भी धंस गया, जो उनके सिंचाई का खासकर गर्मी और जाड़ा के मौसम में मुख्य साधन होता है। तो हम अपनी पूरी सहानुभूति अपने गांव गिरांव के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से अपने झारखंड के तमाम किसानों के साथ रखते हैं। उन्हें
हिम्मत दे कि आप अपनी खेती को आगे जारी रख सकें। डॉक्टर मैडम, अब आप इसके बारे में भी दो सब कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल कहना चाहेंगे कि ये जो बारिश जो इस बार कह रहे हैं 106% मानसून है, कहने का मतलब जितनी बारिश होती है जितनी है उससे भी ज़्यादा हो रही है, ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है, जो कि नुकसान है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। तो हम लोग ऐसे में ज़रूर ये कहना चाहेंगे कि आप हिम्मत नहीं हारें और अभी चूँकि 10 जुलाई 15 जुलाई अभी जो है बुआई का सही समय है कुछ सब्जियों के लिए। जैसे मैं आपको बता रही थी सब्जी सोयाबीन वगैरह कुछ तरह की सब्जियाँ हैं जो कि बहुत लागत नहीं लेती हैं, तो कुछ ऐसी सब्जियों का चुनाव करें जो कम लागत में आपको ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। तो ऐसी सब्जियों का चुनाव करें और जो किस्में हैं वो भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, तो हम लोगों से भी आप संपर्क कर सकते हैं जिससे कि आपका नुकसान थोड़ा कम हो सके और आप फिर से लाभ की तरफ जा सकें। आपको मैडम एक बात और बता दें कि ये मानसून आने के पहले बाज़ार में जो भिंडी हो गया, टमाटर हो गया, परवल हो गया, बैगन हो गया, ये मात्र 10 रुपये केजी में, यहाँ तक कि 1.5 केजी भी दे रहे थे लोग। लेकिन आज के दिन में जब से ये हमारे किसान भाइयों को ये जो प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान हुआ है, बाज़ार में सब्जियों में कहा जा सकता है आग लग गई है और सभी सब्जियों का दाम 50 रुपया 100 रुपया केजी जा चुका है। तो अच्छा है, हम चाहते हैं कि किसान भाइयों को इसका जो नुकसान हुआ वो भरपाई हो पाए। डॉक्टर मीनू कुमारी जी, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को यह बताएं कि खरीफ के मौसम में उगाई जाने वाली सब्जियां या जिसकी खेती हमारे किसान भाई करते हैं उसमें लगने वाले रोग और कीटों का प्रबंधन हमारे किसान भाई कैसे करें? जी, ये सवाल जो है ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर रोग और कीट का प्रबंधन नहीं होता है तो चाहे कितनी भी लागत से कितनी भी अच्छे से आप लगाए हों सब्जियां, उनका नुकसान हो जाता है। तो जैसे पहले मैंने आपको कहा था कि पहले ही आपको बीज उपचार पर ध्यान देना है, कोशिश कीजिए कि बीज उपचारित करने के बाद ही लगाएं। इसके बाद भी अगर आपके जो पौधे हैं वो सड़ रहे हैं, क्योंकि बरसात में देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि चाहे कोई भी फसल हो, सब्जियों के बारे में स्पेशली, कि उसकी जड़ें सड़ने लग जाती हैं, जड़ों में गलन या सड़न की समस्या शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं पानी लग जाना। इसके कारण वो गलन और सड़न हो जाता है। तो एक काम तो आपको ये करना है कि पानी का निकास बनाना है ना। आप दवाई डालें लेकिन पानी का निकास ना बनाएं तो फिर सारी दवाइयाँ फेल हैं। तो हाँ, तो पानी का निकास बनाइए पहला तो, और दूसरा कि बेविस्टिन या रीडोमिल इस तरह के जो फंजीसाइड्स हैं, जो फफूंद नाशक हैं, उसका प्रयोग, उसका ड्रेंचिंग करना वो आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। तो बीज उपचार पहला आपको ध्यान में रखना है, और दूसरा है आपका जो हमने आपको बताया फफूंद नाशक। इसके बाद मैं आपको ज़रूर ये यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जैसा अभी आप बता रहे थे कि टमाटर का या कोई भी सब्जी का दाम बढ़ गया है। टमाटर में खासकर क्या हो जाता है, अभी जो बरसात का सीज़न आता है तो झुलसा रोग आ जाता है। अच्छा जी, पौधे जो है आपके फूल अवस्था में आ जाते हैं और उसके बाद अचानक से मरना शुरू हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है झारखंड की, क्योंकि यहाँ पर की मिट्टी अम्लीय है। इसलिए हमने आपको पहले ही कहा था कि बुझा हुआ चूना का प्रयोग करें। बुझा हुआ चूना का प्रयोग मिट्टी की अम्लीयता को कम करता है, कम करने में सहायक होता है। तो बुझा चूना का प्रयोग करना है आपको। आप टमाटर की खेती करने का सोच रहे हैं तो जरूर से। उसके बाद एक जो आपको हमने बताया कि कुछ जो रोग प्रतिरोध क्षमता वाली किस्में हैं आप उसको लगाने की कोशिश करें। और इसके बाद एक ग्राफ्टेड टमाटर के बारे में भी बताना चाहूँगी, क्योंकि यह एक बड़ा माध्यम है जहाँ से हम ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँच पाते हैं। तो ग्राफ्टेड टमाटर जो होता है उसमें जो नीचे की जड़ें होती हैं वो बैंगन की होती हैं, कंटीली बैंगन की होती हैं, जिसमें कि झुलसा रोग से लड़ने की क्षमता होती है। और ऊपर का जो भाग होता है शाइन कहते हैं जिसको, कि वो होता है टमाटर का। तो आप इस तरह का जो ग्राफ्टेड पौधा है, ग्राफ्टेड पौधा हमारे यहाँ भी उपलब्ध है, पलांडू में भी और भी कई जगह से उपलब्ध हो पाता है। तो ग्राफ्टेड पौधों का इस्तेमाल करें। और एक बात और ध्यान दें कि अगर ग्राफ्टेड पौधों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो जो जॉइंट है जहाँ पर आपको मैंने बताया कि कंटीली बैगन और टमाटर का जो जुड़ाव होता है उस जगह पर मिट्टी ना लगने दें। अगर आपने ग्राफ्टेड पौधा लगा लिया, आपने मिट्टी चढ़ाते समय ध्यान नहीं दिया और वहाँ पर मिट्टी पहुँच गई है, तो वो टमाटर फिर से अपना जड़ बना लेती है और फिर आपका ग्राफ्टेड का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ध्यान रखिए कि ग्राफ्टेड पौधों का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो उसके जो जुड़ाव वाली जगह है वहाँ पर मिट्टी ना पहुँचे। तो आप इस तरह ग्राफ्टेड पौधों का भी इस्तेमाल करके झुलसा रोग को नियंत्रित कर सकते हैं, कहने का मतलब है। और बाकी तो हमने आपको बताया कुछ प्रतिरोध क्षमता वाली सब्जियों किस्मों का प्रयोग करें। डॉक्टर मैडम, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को यह बताएं कि कम लागत में इन सब्जी फसलों की अधिक मुनाफा मिले, फायदा मिले, कौन कौन से फसल उपयुक्त होंगे? जी देखिए, अगर कम लागत की हम लोग बात करते हैं तो जिसमें हम डायरेक्ट अपने जो बीजों को लगा सकते हैं खेतों में, वहाँ पर बात आ जाती है। क्योंकि पौधशाला बनाना
बीज खरीदना, हाइब्रिड्स लगाना, इन सभी में ज़्यादा लागत तो आना ही आना है। तो कुछ जैसे दलहनी सब्जियों का अगर आप प्रयोग करते हैं, जो भी हमारे सीमांत किसान हैं या छोटे किसान हैं जो हाइब्रिड्स वगैरह नहीं ले पाते हैं अगर, तो वो दलहनी सब्जियों का प्रयोग करें। कहने का मतलब सब्जी सोयाबीन को मैं बार बार ज़रूर फोकस दे रही हूँ, जोर दे रही हूँ, क्योंकि सब्जी सोयाबीन जो है वर्षा आधारित सब्जी है। आपको इसमें एक भी पानी देने की ज़रूरत नहीं है ना। बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप ऊंची क्यारियों पर इसके बीज को लगाना होता है, और ये 65 से 70 दिन में इसके पौधे तैयार हो जाते हैं आपकी तुड़ाई के लिए। जी। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम लागत में आप सब्जी सोयाबीन की खेती कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कि जो हाई वैल्यू क्रॉप है, कहने का मतलब है आपका स्वीट कॉर्न है, जैसे कॉर्न है और स्वीट कॉर्न है ना, दोनों तरह की चीज़ों को हम लोग लगाते हैं, लेकिन स्वीट कॉर्न का वैल्यू जो है मार्केट में ज़्यादा मिलता है। हाँ, तो स्वीट कॉर्न का आप कॉर्न की जगह स्वीट कॉर्न को लगा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि कम लागत में आप बोदी को भी लगा सकते हैं। बोदी में भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप बहुत ही कम लागत में बोदी को लगा सकते हैं। और बीन्स वगैरह है, ये भी आप डायरेक्ट सोन क्रॉप है, डायरेक्ट आपको इसको लगाना है। ज़्यादा सब्जियाँ, ज़्यादा इसमें बीमारियाँ भी नहीं लगती हैं, तो आप बीन्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। डॉक्टर मीनू कुमारी जी, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र का पूरे भारतवर्ष में अपना एक पहचान है, तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे, ऐसे आपके पलांडू में जो ये केंद्र है वहाँ हम गए हुए हैं और देखा है कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, वैरायटी के, ब्रीड के वहाँ पर, चाहे वो सब्जी के हों, चाहे फूल के हों, चाहे फल के हों, तैयार किए जाते हैं। तो अब आप ये बताइए कि सब्जी फसलों की आपके भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र में कौन कौन सी उन्नत ब्रीड किस्में तैयार की गई हैं? जी, उन्नत किस्मों के बारे में जैसा हमने आपको बताया कि स्वर्णयामिनी हमारे यहाँ करेले की अच्छी किस्म आ जाती है, और आपका इसके साथ साथ सतपुतिया है जो कि झिंगनी का भी एक अच्छा वैरायटी है, किस्म है। स्वर्ण संपदा है, और इसके साथ साथ जो कि हाइब्रिड है टमाटर का, स्वर्ण प्रकाश है, ये आपका ओपी वैरायटी है आपका टमाटर का। और स्वर्ण आरोही है जो कि मिर्च की वैरायटी है। स्वर्ण अतुल्य है जो कि बेल पेपर की वैरायटी है। और इसके साथ ही साथ स्वर्ण वसुंधरा है, स्वर्ण सुगंधा है जो कि सब्जी सोयाबीन की किस्म है। और स्वर्ण मुकुट है जो कि लोबिया या हम बोदी कहते हैं उसकी किस्म है। स्वर्ण संग्राम है जो कि आपके बीन्स की किस्म है। स्वर्ण लता है जो कि लता वाली जो बीन्स होती है उसकी किस्म है। इसके साथ साथ मटर वगैरह की भी किस्में हैं, लेकिन वो रबी में लगाई जाती हैं, खरीफ में लगाने वाली नहीं है। एक बहुत ही अच्छी किस्म हमारी स्वर्ण निधि है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो लबलब बीन जिसको हम लोग कहते हैं सिम्बो। तो सेम की किस्म जो स्वर्ण निधि है वो ऑफ सीज़न हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देखेंगे कि प्रायः जो सीम है वो आपको ठंडे के सीज़न में मिलना शुरू होता है। कहने का मतलब वो सितंबर के बाद लगता है, लेकिन अगर सितंबर में आपको फली मिलने लगे तो उसको ऑफ सीज़न ही कहा जाएगा। और हमारी जो स्वर्ण निधि है उसको लगाने का समय अभी ही है, जुलाई में आप लगा सकते हैं। जून से जुलाई के पहले हफ्ते में लगाना चाहिए उसको, और वो आपको सितंबर में फलियाँ दे देती है। उसके बाद फिर आपको वो दूसरी फली जो है, दूसरी फसल जो देगी वो आपको फिर से नवंबर वगैरह में दे देगी और फरवरी तक चलती है। तो स्वर्ण निधि जो है, हमने निधि इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि किसानों को ये पैसे कमाने का माध्यम बन सके। जी, तो स्वर्ण निधि को मैं ज़रूर बहुत ही फोकस देकर कहना चाहूँगी कि इस किस्म को आप एक बार लगा कर देखें। हमारे कई सारे किसान इसको अपना भी चुके हैं और उनका भी जो हमें मिलता रहता है प्रचार प्रसार कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, झारखंड के लिए बहुत अच्छा है। तो स्वर्ण निधि को भी आप अपना सकते हैं लगाने। डॉक्टर मीनू कुमारी जी, आपने अभी विस्तार से पलांडू में विकसित की गई सब्जी के बारे में आपने बताया जी। इतनी ज़्यादा सब्जियों के नाम आपने बताया। यदि वहाँ के जो विकसित की गई किस्में हैं, यदि किसान भाई इसकी खेती करते हैं तो निश्चित रूप से उपज भी अच्छा मिलेगा और उनको मुनाफा भी मिलेगा, क्योंकि बाज़ार में कीमत ही सब कुछ उनका आधार होता है। डॉक्टर मीनू कुमारी जी, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताएं कि खरीफ फसलों में खरपतवार भी एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या होती है, तो इसका प्रबंधन हमारे किसान भाई कैसे करें? जी, खरपतवार का प्रबंधन बहुत ही ज़रूरी है, और वो भी खरीफ में। हम लोग ऐसा कहते हैं कि खरीफ में हमें सिर्फ अपनी फसल का प्रबंधन नहीं करना है, जो साथ साथ में जो खरपतवार आए हैं उनका भी प्रबंधन करना है। तो इसमें दो बात बहुत ज़रूरी मैं कहना चाहूँगी। एक बात की जो हमने आपको कहा था पहले ही कि गर्मी में गहरी जुताई, गर्मी में जो गहरी जुताई है वो भी एक तरीका है कहीं ना कहीं खरपतवार प्रबंधन करने का। इसके बाद दो तरीके के आपके वो आते हैं खरपतवार प्रबंधन के लिए।
एक है पेंडिमिथिलिन जो पौधे लगने के पहले आपको उसका प्रयोग करना है, और दूसरा है ग्लाइफोसेट 71% या मीरा 71 के नाम से आजकल वो आता है, तो उसका भी प्रयोग कर सकते, उसका प्रयोग करिए आप अगर पौधे लगा रहे हैं तो इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई बहनों, आज आपने देखा कि बरसात के मौसम में खरीफ फसलों की किस प्रकार से खेती की जाए, उसके बारे में आज आपने विस्तार से जानकारी प्राप्त किया। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। डॉक्टर मीनू कुमारी जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे झारखंड के किसान भाई बहनों को खरीफ फसलों की खेती के बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जोहार।